सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, राइट। उसके पहले हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन, राइट। फिर हमने देखा था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था जो मेम्ब्रेस, जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर में, वो कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, गोल्गी अपैरेट्स। उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर हमने देखा था लाइसोसोम, राइट। लाइसोसोम क्या होता है, जिसमें हमने देखा था इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और जो भी सेल्स डेड हो जाती हैं, जो भी चीजें पाचन, जो अंदर जो पाचन होता है, सेल के अंदर जो पाचन का कार्य होता है, डाइजेशन का कार्य होता है, वो लाइसोसोम के अंदर होता है। उसके बाद हमने राइबोसोम देखा था, राइबोसोम जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइट। उसके बाद अब हम मूव करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के समीप छड़ की आकृति की एक रचना है, राइट। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और न्यूक्लियस के साइड में, राइट, रॉड के टाइप की आकृति होती है, शेप होता है इसका। यह धागों के समान चारों ओर निकली हुई रचना से घिरी रहती है, राइट। धागे की तरीके जो चारों, जो बाहर की तरफ निकली होती है, उससे घिरी रहती है। इसमें कुछ अधिक गहरे रंग की दो गोलाकार रचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं, राइट। इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्लियर दिख रहा है? इसके सेंटर में देखिए दो सर्कल्स हैं, इस तरीके की बंडल टाइप में होती हैं, जो न्यूक्लियस के साइड में होती है। और इसके सेंटर में दो सर्कल टाइप के होते हैं, जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रोसोम इन्हीं सेंट्रियोल्स द्वारा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं, सर ये तो इधर वाली इमेज में इन्हीं कहाँ के पे होता है माध्यम ये से। सर? क्या जी, दोबारा बोलिए। सर ये एक और सा इसके बगल में जो इमेज है सर, ये इसके अंदर तो होता है ना सर? हाँ, ये इसको जूम करके दिखाया गया है, सेंट्रोसोम, ठीक है। और जी सेंट्रोसोम के सेंटर में दिख रहा है ना सर्कल, या जूम जी कर दूं थोड़ा सा? जी अभी दिखा? जी सर दिखा। ये देखिए, ये सेंटर में जो है ना, इसके जी चारों तरफ मैंने क्या बोला, और रॉड के जो बंडल्स होते हैं, राइट, रॉड टाइप के बंडल्स होते हैं, जो चारों ओर यस इसके सर। होते हैं। उसके बीच में सेंट्रोसोम होता है, जो सेंट्रियोल्स है। सेंट्रोसोम के बीच में क्या होता है? सेंट्रियोल्स, राइट। ठीक होगी। इसी जी के सर। द्वारा सेल डिवीजन होता है। जी। और ये काफी जूम किया हुआ है, ठीक है। सर ये इस सेल वाले को इमेज जब में सर जूम ये करते हैं तो छोटे इस छोटे, टाइप की संरचना देखने को मिलती है। सर इस वाले इमेज में जो ये छोटे से दो दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, यही हैं क्या सर? यस, ये देखिए, ठीक ये होगी सर। इमेज में दिखा रहा हूँ, ये दिखा है, ये वाला, जी 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 सर। ये वाला पार्ट। इसी को यहाँ जब जूम करेंगे ना, तो वो इस टाइप में दिखेगा। चल, तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होता है। जो नर्वस जो सेल है ना, नर्व सेल, नर्व सेल में दो चीजें नहीं होती है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। इसलिए ये उत्पादन में असमर्थ रहती है, ये क्रिएशन नहीं होती है। नर्व सेल क्या होता है, उसका विभाजन नहीं होता है। क्लियर है? इसको याद रखिए, कौन सी ऐसी सेल है जिसका विभाजन नहीं होता है, वो है नर्व सेल, नॉर्थ से। तंत्रिका, राइट। क्यों? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होता है, जो कि कोशिका विभाजन, जो सेल डिवीजन है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का है। इसीलिए जो सेल डिवीजन होता है अलग अलग भागों में, एक से दो सेल बनना, दो से तीन, तभी तो जाके बंडल्स बनती है ना सेल की, तो फिर टिश्यूज में क्रिएट होती है। क्लियर है? कुछ और विविध संरचनाएं अंदर होती हैं, जैसे प्लाज्मोसिन, राइट। उसके बाद वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में क्या, साइटो जो वैक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में इधर उधर छोटे छोटे रिक्त स्थान दिखाई देते हैं, जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। ये परिवर्तनशील होती हैं, ये चेंजेबल होती हैं। इनके चारों ओर कुछ मात्रा में लिपिड पदार्थ संग्रहित पाया जाता है। इसके जो सर्कल में, इसके जो रेंज में जो लिपिड होता है, वो स्टोर्ड होता है। क्लियर है? अगर हम फिर बात करें
फिर ग्रेन्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त कोशिकाओं की किसी फिजियोलॉजिकल अवस्था में, राइट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो अवस्था होती है, में जैसे धूप में, राइट, धूप में तपने के पश्चात त्वचा की एपिथेलियल कोशिकाओं में पिगामेंट के कण प्रकट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। ये टाइम के अकॉर्डिंग ये दिखते हैं, राइट, ये अपना वर्क करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे धूप में तपने के बाद ये इसमें जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। फिर इंट्रासेल्युलर फाइबर, इसमें लंबे आकार के प्रोटीन के कण होते हैं, प्रोटीन के जो पार्ट्स होते हैं, जिनमें डीऑक्सी राइबोन्यू न्यूक्लियो प्रोटीन जिसको कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, राइट। ये कण आपस में क्या होते हैं? लंबाई में सटे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, उसमें चिपके होते हैं तथा अंतर कोशिका तंतु का निर्माण करते हैं, इनर, राइट, फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तंतु क्या होता है? फिलामेंट, फिलामेंट का क्रिएशन करते हैं ये आपस में मिलके। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे एपिथेलियल जो सेल होती हैं, राइट, तो उसका निर्माण करती है ये इंट्रासेल्युलर फिब्रिल्स जो होते हैं, राइट। फिर टोनोफिब्रिल्स होती हैं, पेशी कोशिका के पेशी मायोफिब्रिल्स तथा तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका तंतुक नर्व फाइब्रिल्स जो होते हैं, ये दोनों को मिला के टोनोफिब्रिल्स कहे जाते हैं। ये सारे किसमें होते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके क्रिएट होते हैं। क्लियर है? अब हमारा जो मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट। लाल रक्त कोशिका जो होती हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इरेथ्रोसाइट्स, राइट। लाल रक्त कोशिका इरेथ्रोसाइट्स, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, को छोड़कर शरीर की सभी समस्त कोशिकाओं के मध्य भाग में एक गोलाकार रचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक न्यूक्लियस। कहां पे नहीं होती है न्यूक्लियस? कहां नहीं पाया जाता है? रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर RBCs। रेड ब्लड सेल्स में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बाकी सभी सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर? कंकालीय पेशीय जो स्केलेटल मसल्स होती हैं एवं कुछ अन्य कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, राइट। जो स्केलेटल मसल है और कुछ अन्य सेल जिसमें कितने केंद्रक हो सकते हैं? न्यूक्लियस एक से अधिक हो सकते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंगक ऑर्गेनेल जो होता है? केंद्रक कोशिका, राइट, ये सबसे बड़ा अंग होता है जो कि सेंटर में होता है, जो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तथा यह कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक दोहरी परत वाली मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है? जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर प्लाज्मा का एक परत होती है, एक लेयर होता है, राइट। डबल लेयर में ये उसके बीच में रहता है, राइट। ये चारों ओर से घिरा होता है, जिससे क्या होता है? केंद्रक साइटोप्लाज्म से अलग रहता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस अलग रहता है, नहीं तो ये एक में मिल जाएंगे, राइट। हमने सेल वॉल पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन। अगर वो एक अंदर अलग अलग नहीं करेगा तो क्या होगा? सारे जो ऑर्गेन्स हमने देखा सेल के अंदर, ये क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे और ये आपस में चिपक जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म से अलग रहते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे कुछ ही पदार्थ इसके और प्लाज्मा के बीच आ जा सकते हैं, सेलेक्टेड, राइट। जो टीनी पोर्स होते हैं उसके थ्रू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कन्वर्जन होता रहता है, कुछ इससे इसमें जाना और इससे इसमें आना। एवं इन पदार्थों पर नियंत्रण न्यूक्लियस के भीतर विद्यमान द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्मिक या केंद्र द्रव्य कहते हैं।
इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, राइट, जो नियंत्रण करता है इसके बीच में, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस फ्लूइड, राइट। प्रोटोप्लाज्म का ही भाग होता है। ये किसका भाग होता है? प्रोटोप्लाज्म का। यह कोशिका की वृद्धि एवं कोशिका को दो संतित कोशिकाओं, डॉटर सेल में विभाजित करने के लिए आवश्यक सूचनाएं जमा रखता है, राइट। ये जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और उसकी वृद्धि में जो सेल डेवलपमेंट होता है। क्लियर? न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म में सूत्रबद्ध रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के भीतर जो न्यूक्लियोप्लाज्म था, प्लाज्मा, उसके भीतर होता है क्रोमोसोम्स। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? यस या नो? यस सर। यस सर। ये क्या करता है? डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जिसे हम डीएनए कहते हैं, जिससे हम किसी के बारे में, जीन्स के बारे में पता कर सकते हैं, और हिस्टोन्स नामक प्रोटीन्स के परस्पर कुंडली बनकर बने गुच्छों, क्या होता है? क्रोमेटिन से बनते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? एक तो डीएनए होता है और हिस्टोन्स नामक प्रोटीन होता है, राइट। और प्रत्येक क्रोमोटीन में कई क्रोमोसोम होते हैं, राइट। प्रत्येक क्रोमोटीन में, क्योंकि हमने ये देखा ना, गुच्छों में होता है क्रोमेटीन, तो क्रोमेटीन में जब गुच्छे हैं तो काफी सारे इसमें क्या होंगे? आपके क्रोमोसोम होंगे। इन क्रोमोसोमों पर लड़ी के रूप में अनेकों सूक्ष्म रचनाएं विद्यमान होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जीन। यही जीन्स के द्वारा क्रोमोसोम एक वंश या पीढ़ी से दूसरे वंश तथा आनुवंशिक गुणों, जो हेरिडिटी कैरेक्टर हम जिसको कहते हैं ना, को पहुंचाने का कार्य करते हैं। समानता, राइट। कई बार आप कहते हैं ना कि फादर जिस तरीके से है उसी तरीके से बच्चे की भी दिख रही है, या तो बच्चा माँ पे गया है या फादर पे गया है। तो कैसे डिसाइडेड होते हैं? जीन के थ्रू, क्रोमोसोम्स। क्लियर है? कई चीजें समानता जो दिखती हैं, क्लियर है। और विभिन्नताएं, समानता और विभिन्नताएं दोनों किस पर डिपेंड करती हैं? क्रोमोसोम के ऊपर, जीन के ऊपर, जो जीन्स होती हैं। क्लियर हुआ? सामान्यतः अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो केवल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई देते हैं, वो भी उस समय जब कोशिका विभाजित करने के लिए तैयार होती है। जब सेल डिवीजन के लिए रेडी होती है तभी इसको देखा जा सकता है। क्लियर है? किस तरीके से वो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं। न्यूक्लियस के भीतर एक छोटी सी गाढ़ी गोल संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? उपकेंद्रक या न्यूक्लियोस, राइट। न्यूक्लियोस कहा जाता है इसको। जो छोटी सी गाढ़ी सी एक और रचना होती है उसके भीतर, जो कुछ प्रकार की प्रोटीन्स का संश्लेषण, सिंथेसिस करता है। कुछ जो प्रोटीन्स है उसका सिंथेसिस करता है। क्लियर है? ये यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको? ये न्यूक्लियस की संरचना है, राइट। इमेज क्लियर है सभी को? यस या नो? यस सर। यस सर, ठीक ये है सर। न्यूक्लियस की संरचना है। जब आप इसको जूम करते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें, जो बाहर वाला लेयर है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर है, क्रोमोटीन मटेरियल जो होते हैं वो इसी के इनसाइड में है, और न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो ऊपर से ढका होता है, और ये सबसे इनसाइड में क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? यस या नो? ये Yes, हमारी sir. सेल की संरचना। क्लियर हुआ सभी सेल्स को? सेल्स किस तरीके से डिवाइड हो रही थी, क्या क्या संरचनाएं थी सेल्स की? क्योंकि सेल्स समझ आएगा तभी हम आगे उसको जा सकते हैं, राइट।
अब हम देखिए मूव करते हैं टिश्यूज के ऊपर। सेल के बाद क्या आती है? टिश्यूज, जो कि सेल से ही मिलके बनी होती है। मानव क्या है? एक बहुकोषीय प्राणी है, मल्टी सेलुलर। एक सेल नहीं होता है, मल्टी सेल है, राइट, जिसमें कोशिकाएं रचना तथा कार्य में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। सेल्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, चाहे वो रचना में ले लें, उनका वर्क होता है वो भी डिफरेंट होता है। एक प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार का कार्य करती हैं और एक ही वर्ग के उत्तक जैसे अस्थि, राइट, बोन हो गया, उपास्थि हो गई, कार्टिलेजेस हो गई, पेशी, मसल्स आदि का निर्माण करती है, राइट। किसका निर्माण करती हैं? बोन हो गया, कार्टिलेजेस हो गए और मसल्स, इनका निर्माण करती है, क्रिएट करती है। संक्षेप में सामान्य रचना तथा सामान्य कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, जो एक ही जैसे वर्क करते हैं। कई सारे सेल्स मिलकर जब किसी अंग का निर्माण करते हैं और वो एक ही जैसे वर्क करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उत्तक अर्थात टिश्यू। प्रत्येक उत्तक का अपना विशिष्ट स्पेशलाइज्ड कार्य होता है। हर एक टिश्यू का अपना स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, अलग अलग कार्य होते हैं। क्लियर? उत्तकों का निर्माण करते समय कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से एक विशेष अंतराकोशिकी पदार्थ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस के द्वारा जुड़ी और संबंधित रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होता है, इसके वजह से आपस में जुड़ी रहती है। बहुत से उत्तक मिलकर शरीर के अंग, ऑर्गन्स, जैसे अमाशय हो गया, स्टमक हो गए, गुर्दे, आपके किडनी, राइट, फिर लीवर हो गया, मस्तिष्क हो गया, ब्रेन हो गया, आदि का निर्माण करते हैं, राइट। ये सभी टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं और ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अंग का भी अपना विशिष्ट कार्य होता है। ये हम सभी जानते हैं कि हर एक ऑर्गन्स का कार्य अलग अलग है, वर्क अलग अलग है, और विभिन्न अंग परस्पर मिलकर किसी संस्थान का निर्माण करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं? किसी संस्थान का निर्माण करते हैं जब ये अंग आपस में मिल जाते हैं, जैसे नाक, स्वर तंत्र, लैरिंक्स, श्वास प्रणाल, ट्रैकिया एवं फेफड़े मिलकर किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, को क्रिएट करते हैं, जो कि शरीर एवं वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे करता है जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उत्तक के प्रकार एवं संरचना। मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित प्रारंभिक उत्तकों, एलिमेंट्री टिश्यू के मिलने से होता है, राइट। ये कुछ जो टिश्यूज होती है, एलिमेंट्री टिश्यूज, इनके मिलने से ही मानव शरीर के अंगों का निर्माण होता है, उसकी संरचना का निर्माण होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या है? उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है संयोजी उत्तक, जिसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। फिर होता है पेशीय उत्तक, जिसको हम मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, और फिर तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यूज, राइट। ये अलग अलग मिलके, ये सारे मिलके अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के उत्तकों, टिश्यू से अंगों का निर्माण होता है। शरीर के बहुत से अंग एक सा कार्य करते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से संस्थान या तंत्र, सिस्टम कहते हैं, राइट। इसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं, जब कई सारे जो अंग है एक साथ मिलकर कार्य करें। हमारे शरीर में 9 संस्थान है, 9 सिस्टम है, 5 ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स, एवं 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। क्लियर है? 9 प्रकार के जो सिस्टम है, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, याद आया? निखिल सर ने पढ़ाया था। यस। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम यहां पढ़ेंगे। यस अब हम सर। देखते हैं, हाँ कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो संस्थान या तंत्र, सिस्टम, सबसे फर्स्ट है हमारा अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र।
जिसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। फिर आता है मांसपेशीय संस्थान, जिसमें मस्कुलर सिस्टम, पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है रक्त परिसंचरण संस्थान, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। श्वसन संस्थान, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। नाड़ी संस्थान या तंत्रिका संस्थान, नर्वस सिस्टम। मूत्रीय संस्थान, जिसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। लसिका संस्थान, लिम्फेटिक सिस्टम। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? ये 9 संस्थान हमें पढ़ना है। यस सर। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को ही डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। क्लियर है? एंडोक्राइन ग्लैंड को ही डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। और जिसमें डक्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड। वेरी गुड। तो जो डक्ट होती हैं, जिसमें डक्ट के थ्रू हार्मोन जो एंजाइम्स होते हैं, राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? यस, एंडोक्राइन ग्लैंड डकलेस होते हैं मैम, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है विथ डक होते हैं। गुड। हार्मोन सिक्रिएट कौन करता है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। और एंजाइम्स? एक्सोक्राइन। 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 एक्सोक्राइन जो है वो क्या करता है? एंजाइम्स क्रिएट करता है। और वो एंजाइम्स को किसके थ्रू पहुंचाता है? बॉडी के विभिन्न पार्ट में डक्ट के थ्रू। ब्लड। डक के। ठीक है, एक पाइप की तरीके की संरचना होती है। जैसे अगर मान के चलिए कहीं खेतों में देखा होगा आपने, जब पानी पहुंचाना होता है या घर में नलके से पानी आ रहा है, तो एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है ना। नलका लगा हुआ है, चारों तरफ पाइप लगी हुई है, आप नलका खोलते हैं, वहां पे निकल जाता है पानी, राइट। लेकिन उसको कहीं से भेजा जा रहा होगा पानी को, तो वहां से उन्होंने भेजा और यहाँ आपने खोला और वो वहां तक पहुंच गया, आपके घर तक पहुंच गया। इसी तरीके से एक्सोक्राइन होता है, राइट। वो एक जगह से छोड़ा जाता है और वो वहीं पहुंचता है जहां उसकी जरूरत है। क्लियर? अब एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड हमें पढ़ने हैं? जिसमें पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, अबटू ग्रंथि जिसको थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, पैरा अबटू जिसको पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, राइट। उसके बाद थाइमस ग्लैंड हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिसको आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस इन द पेनक्रियास। प्लीहा या तिल्ली स्प्लीन, पीनियल ग्लैंड। और फिर जनन ग्रंथियां जो होती है कौन कौन सी? गोनाड्स और सेक्स ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। क्लियर है? ये ग्लैंड्स हमें पढ़ने। अब हम मूव करेंगे हमारे पहले सिस्टम के ऊपर, जो कि है अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि इसमें आपको मोस्टली बोन्स के नाम देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्लियर है? और बोन्स को याद करने का मैं तरीका भी बता दूंगा। एक बार में याद नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं, राइट। लेकिन बार बार अगर उसको पढ़ा जाए तो वो याद हो जाएगा। अस्थियां, अस्थियों के कार्य क्या होते हैं? बोन्स एवं उनकी संधियां, ज्वाइंट से क्या होता है? मानव शरीर का कंकाल स्केलेटन बना होता है। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार देता है, एक शेप देता है और उसे साधे रखता है, बैलेंस्ड रखता है, बना के रखता है। या मांसपेशियां, मसल्स और टेंडन्स और लिगामेंट इत्यादि को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट ये कहां पे अटैच होते हैं? विद द बोन, बोन के साथ में। यह शरीर के कोमल अंगों की भी रक्षा करता है। जितने भी आपके ऑर्गन्स है, जो काफी नाजुक ऑर्गन्स है, काफी जिससे ऐसा हो सकता है कि चोट लगने से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपका ब्रेन हो गया, राइट। अगर ब्रेन के डायरेक्ट ब्रेन में अगर चोट लगे तो क्या होगा? आपकी यादाश्त जा सकती है,
मृत्यु हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो उसको क्या है, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, स्कल होता है, राइट। आपके लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, या डायरेक्टली अगर डायरेक्टली इस पे चोट लगता है तो ये इंजर्ड हो सकते हैं, उसके लिए आपका रिबकेज होता है। तो ये क्या करते हैं, कोमल अंगों की रक्षा भी करते हैं। अस्थि मज्जा बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो लाल रक्त कण बनाता है। बोन मैरो का निर्माण कहाँ होता है, बोन लाल मैरो रक्त कहाँ से कण बनता है, बोन्स के बोन अंदर के लाल रक्त अंदर। कण, बोन के अंदर। बोन के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो उसमें बनता है। क्लियर है। हड्डियों में शरीर का लगभग 97% क्या होता है, कैल्शियम। 97% कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, राइट। हड्डियों में 97% कैल्शियम और फास्फोरस स्टॉक रहता है। कंकाल में कुछ स्थानों पर लचीली अस्थियां होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जिन्हें उपास्थि या क्या कहा जाता है, कार्टिलेजेस। कुछ बोन्स देखे होंगे आपने, बिल्कुल हार्ड होते हैं। कुछ बोन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं। कोई एग्जांपल देंगे फ्लेक्सिबल का। कान का बोन्स, ये जो बिल्कुल, कान की हो गई, नाक की हड्डी हो गई, है ना, ये फ्लेक्सिबल है। तो कार्टिलेजेस, इन्हें क्या कहते हैं, कार्टिलेजेस कहते हैं, इनको बोन्स नहीं कहते, उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेजेस को क्या कहते हैं, उपास्थि, जो कैल्सिफिकेशन होने से सख्त हो जाती है, राइट। विभिन्न प्रकार की अस्थियां मिलकर क्या करती हैं, कंकाल के निम्नलिखित अंगों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की अस्थियां क्या होती हैं, कंकाल का निर्माण करती हैं। और उस कंकाल में क्या क्या निर्माण करती हैं, सबसे पहले स्कल, खोपड़ी, उसके बाद कशेरुका दंड, वर्टिब्रल कॉलम, फिर बक्षीय पिंजरा जिसको थॉरेसिक केस कहते हैं, स्कंद मेखला एवं ऊर्ध्व भुजाएं जिसको शोल्डर ग्रिडल और अपर लिम्ब कहते हैं, राइट। अब हम देखते हैं श्रोणी मेखला, राइट। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, श्रोणी मेखला एवं अद्योवर्ती भुजाएं जिसको कहते हैं पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अगर हम सबसे पहले खोपड़ी की बात करें तो इसकी अस्थि रचना 2 भागों में विभक्त होती है। स्कल कितने भागों में डिवाइडेड होती है, 2 भागों में। एक होता है क्रेनिकम और दूसरा होता है जिसको फेस कहते हैं और चेहरा। एक तो क्रेनियम हो गया, कपाल का ऊपर वाला भाग, और दूसरा किस में आ गया, स्कल में, ये क्या आ जाता है, फेस, जिसमें कितनी अस्थियां जुड़ी होती हैं, क्रेनियम में टोटल 8 अस्थियां जुड़ी होती हैं। कितने बोन्स होती हैं, 8। क्रेनियम में टोटल कितने बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं, 8। जो क्या होती हैं, आपस में अचल संधियां होती है। अचल संधि क्या होती है, जिसमें मूवमेंट नहीं होती है। क्लियर है। अचल संधि क्या है, यस सर। जिसमें जॉइंट्स, इसमें जिसमें मूवमेंट, जो वैसे जॉइंट जिसमें नहीं मूवमेंट होता। ना। मोमेंट नहीं होता। क्लियर है। और ये उसके द्वारा जुड़ी होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, C1 सूचर्स कहते हैं। ठीक है, स्कल की बोन्स को क्या कहते हैं, जॉइंट्स को क्या कहते हैं, सूचर्स जॉइंट। सूचर। क्लियर है, जो कि मूवेबल नहीं होते हैं। जिसमें क्या होती है, अब देखिए 8 बोन्स देख लेते हैं कैसे है। सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट ललाटिया अस्थि जिसको क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन। एक होती है फ्रंटल बोन, फिर 2 हो गई पार्श्विक अस्थि, पैरेटियल बोन, राइट। 2 हो गए, एक फ्रंटल और एक पार्शियल जिसको कहते हैं पैरेटल भी कहते हैं इसको। तो 2 हो गई पैरेटल बोन। एक होती है ऑक्सीपिटल बोन। कई बार क्वेश्चन आता है कि पैरेटल बोन कहां पे है या तो ऑक्सीपिटल। इसको याद रखने की कोशिश करेंगे कि ये 8 बोन्स के नाम आप याद करें। क्लियर है। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कपाल की हड्डियां कौन सी हैं, या तो सीक्वेंस, जैसा हमने इस बार क्वेश्चन में देखा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सीक्वेंसिंग, कौन सी हड्डी कहां पे है, उसको सीक्वेंस में करें, या तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ।
तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको बोन्स के नाम क्लियर होंगे कि ये वाली हड्डी कहाँ पे है। उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन एक होती है, दो होती है कर्णपटी की अस्थियां जिसको टेम्पोरल कहते हैं, एक होती है जतुकाम अस्थि जिसको स्पेनॉइड बोन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था स्पेनॉइड, राइट, स्पेनॉइड आया हुआ था इस बार आपके एग्जाम में, मैं दिखाऊंगा आपको, जो कि सीक्वेंसिंग में आया हुआ था। स्पेनॉइड से स्टार्ट करना था, जो नीचे से ऊपर की तरफ हम ले जा रहे थे, तो नीचे की बोन से ऊपर की तरफ करना था। और एक होती है झरझरी का अस्थि जिसको कहते हैं एथेमॉइड बोन। ये टोटल कितनी बोन्स हो गई? 8। एक हो गया फ्रंटल, दो हो गया पैरिटियल, ऑक्सीपिटल हो गया 1, 4 हो गए, टेम्पोरल हो गई 2, कान के जो दोनों आंखों के पास में होते हैं तो 2, 6 हो गए। उसके बाद स्पेनॉइड हो गया 1, 7, और एथेमॉइड हो गया 1, कितने हो गए टोटल? 8 बोन्स। सर अब ये हम देखते हैं चेहरे पूरी के, बोन्स कपाल में है ना? ये सारी बोन्स कपाल ये में सारी है ना? 8 बोन्स आपकी स्कल में है। स्कल में, ओके। क्लियर हुआ? ये सारे बोन्स सर किसमें है? यहाँ स्कल में। सर यहाँ डायग्राम होती तो अच्छे से समझ में आता। बिल्कुल डायग्राम है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम जूम करके दिखाऊं, एक बार देख लें फिर मैं डायग्राम जूम करके दिखाता हूं। मैंने डायग्राम इसलिए रखा है, मुझे पता है इतना इजी नहीं है, इसलिए मैंने डायग्राम रखा है ताकि देखें भी और समझे भी कहाँ पे है, ठीक है। अब हम देखते हैं चेहरे के निर्माण में निम्नलिखित में कुछ मुख्य 14 अस्थियां होती है। कितनी बोन्स होती है? 14। और इसको याद कैसे रखना है? गाना सुना है, चौदहवीं का चांद हो या लाजवाब हो, जी सर। है ना? तो वही हो, 14वीं का चांद है, 14 अस्थियां हैं। वो 14वीं की इसी की बात कर रहा है ना, 14वीं के चांद तो चेहरे को ही बता रहा है। चेहरे पे 14 जी। हाँ, तो वो 14वीं के चांद में कितनी हड्डियां हैं? 14। सर ये क्लियर है? सीक्वेंस से जाएंगी 14? नहीं, सीक्वेंस कभी नहीं आती, जी सर। ठीक है। बस पूछा जा सकता है कि कितनी बोन्स होती हैं फेस में, उसके नाम नहीं पूछे जाएंगे डिटेल में। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा जी सर। बस याद रखेंगे कि 14 बोन्स होती हैं, जिसमें 2 कपोलस्थियां या गालों की हड्डियां होती हैं, राइट, जाइगोमैटिक और चिक बोन जिसे कहते हैं। 2 होती हैं हनवास्थियां या ऊपरी जबड़े की हड्डियां, जो जुड़कर क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? मैक्सिला। उसके बाद एक होती हैं अधोबन अहो अधोहवन वास्थि या निचले जबड़े की हड्डी। हिंदी में याद ना करके अगर मेडिवल याद कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको कि हिंदी में पता नहीं क्या वो उनका नाम था। तो इसको क्या कहते हैं? मेडिवल, जबड़े की निचली हड्डी जो है। ऊपरी वाली को क्या कहते हैं? मैक्सिला, और नीचे वाले को मेडिवल। उसके बाद होती हैं लैक्रिमल बोन्स होती हैं 2, और लैक्रिमल ग्रंथि भी होती है, राइट, लैक्रिमल ग्रंथि भी होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे 2 लैक्रिमल बोन्स होती हैं जिसके पास में लैक्रिमल ग्रंथि होती है। फिर नेसल बोन्स होती हैं, 2 नाक की अस्थियां। फिर वोमर बोन होती है, जो नाक की एक हड्डी है बड़ी सी। उसके बाद पैलेटिन बोन्स हैं, जो तालू की हड्डियां हैं ऊपर, जिसमें 2 होती हैं, 2 तालू की हड्डियां हैं। 2 शंखाकार या लड्डू के आकार की अस्थियां होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? टर्वेनाई बोन्स। क्लियर है? जिसको क्या कहते हैं? टर्वेनाई बोन्स। अब हम इसमें देखिए फेशियल बोन अगर हम देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा लेटरल साइड वाला बोन है कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीपिटल सबसे पीछे की तरफ है, ये दिख रहा है, ये ऑक्सीपिटल दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये ऑक्सीपिटल का है, राइट। उसके बाद स्फेनॉइड देखिए कहाँ पे है? ईयर्स के इनसाइड में, ये स्फेनॉइड। उसके बाद एथेमॉइड जो कि यह आंख के पीछे है, टेम्पोरल जो कि बैक साइड में है। उसके बाद पैरिटियल बोन देखिए जो कि मिड में पीछे की तरफ बड़ा सा। उसके बाद फ्रंटल
जो आगे की तरफ है, और ये जो सूचर्स, कॉर्नल सूचर्स है, ये बीच में जो इनको आपस में ज्वाइंट कर रही हैं। क्लियर है? फिर बोनी ऑर्बिट, नेसल का देखिए यहाँ पे ये जो दो नेसल के होते हैं, फिर लैक्रिमल जो कि इनसाइड की बोन है ये, उसके बाद वोमर, राइट, जो कि मेन हड्डी है, जाइगोमैटिक जो साइड वाली जो ईयर्स की जो आईज की बोन है साइड में, इसको कहते हैं। फिर इंफीरियर नेसल जो कॉनिका है वो आगे की तरफ है। फिर मैक्सिला जो ऊपर वाली हड्डी है, दांत के ऊपर, नाक के नीचे और दांत के ऊपर, ये मैक्सिला है। और मेडिवल ये जबड़े की हड्डी है। क्लियर है? नेसल एपर्चर जो इनसाइड में है, और इंफ्रा ऑर्बिटल जो फोरामेन है वो भी आंख के जस्ट नीचे में है, ये वाला हिस्सा। ये आपके 14 बोन्स हो गए, 14 बोन्स हो गए फेस के, और 8 बोन्स हो गए स्कल के। अगर क्वेश्चन ये आता है कि खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो क्या आंसर देंगे? 6 8 8 मैंने 8 उसमें पूछा है स्कल में 8 है। 8 है। और अगर हम कपाल की बात करें तो, अगर कपाल की बात करें तो उसमें कितनी अस्थियां होंगी? एक कपाल में तो फिर दोनों आ जाएगा ना, फ्रंटल बोन ना सर। 8 + 4 कपाल कपाल में में दोनों पूरा आ आ जाएगा। जाएगा। कौन कौन से? 8 और 14 दोनों। 14 और वो दोनों को 8 और मिलाएंगे ना, 14, 8 और 14 22। कपाल में आप फेस को भी करेंगे और स्कल को भी ऐड करेंगे। सर 29 आएगा ठीक सर, है, 29 आएगा सर इसका खोपड़ी में। 29। सर कपाल में 29, कान के भी आएंगे और एक हायर बोन भी आएगी। वो कपाल में वो ऐड हो जाते हैं 22, और फिर वो 6 उधर से ऐड होते हैं ना। हाँ 6 6 और हो एक गई, हायर। 3, हाँ एक हाइड बोन हो गई, राइट। तो सर इंग्लिश मोस्टली में क्या क्या करेंगे? क्वेश्चन आएगा कपाल के लिए? कपाल में इंग्लिश में कुल वर्ड कितनी अस्थियां होती हैं? या तो खोपड़ी में, स्कल में अगर डायरेक्टली पूछ रहा है तो उसमें 8 होगा, राइट। फेस की पूछ रहा है तो 14 14। होंगे, और अगर कपाल की पूछे जाए तो कितने होंगे? 29। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी कपाल में और जुड़ी होती है, जो खोपड़ी है उसमें कौन कौन सी और जुड़ी होती है। जो बाकी कान की हड्डियां हैं वो हम आगे अभी देखेंगे। इनके अतिरिक्त एक जिह्वा मूलीय हायोइड बोन होती है। कौन सी है? हायोइड बोन, जो जीवा के आधार पर स्थित घोड़े की नाल की तरह होती है। आपने देखा है जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसकी डेथ पता कैसे होती है? इस हायोइड बोन के टूटने के कारण। ये आपका जो नेक है ना, ये पूरा ऊपर वाला भाग, ये किस पे टिका होता है? हायोइड बोन पे। क्लियर है? अगर ये टूटता है तो उस कंडीशंस में क्या होगा? नेक नीचे झूल जाएगा। मूवी में देखा होगा ना, सबने सीन देखा होगा, किसी को फांसी दी जाती है तो उसके बाद नेक नीचे आ जाता है ना। ये वही हायोइड बोन है जिसके टूटने से नेक क्या होता है? नेक को जो सपोर्ट मिला हुआ वो खत्म हो जाता है और वो नीचे आ जाता है। और 6 स्रवणीय अस्थिकाओं कौन सी है? ऑडिटरी जो ऑसिकल्स जिसको कहते हैं, का भी खोपड़ी के निर्माण में योगदान रहता है। ये इन्हीं में एडेड है। यदि इन्हें भी कंकाल में जोड़ा जाए तो कुल अस्थिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 213। बट इनको ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है? यस या नो? सर एक बार फिर से बोलिए। यस सर। हायोइड बोन और ऑडिटरी बोन को, वैसे टोटल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 206। 206 206। लेकिन अगर इसको ऐड कर देंगे ना, हायोइड को, और 6 जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 13। 213
इसीलिए इसको ऐड नहीं किया गया है। टोटल अस्थियों की संख्या अगर सर पूछी जाए बच्चों तो कितनी? बच्चों में हाँ, अलग मानी जाती है ना सर? हाँ, बच्चों की संख्या अलग होती है क्योंकि उनके बाद जो फ्यूज होती है ना जी 306 के समथिंग उनमें होती है। यस, यस राइट। छह एक बार काफी और सारे बताइए, बोन, छह कौन सा बोन? हाँ 6 होती है। ऑडिटरी ऑसिकल्स जिसको कहते हैं, ये कान में होती हैं ये हड्डियां। क्लियर है? ये हड्डियां किस में होती हैं? कान में। तो इसको ऐड नहीं किया जाता है और हायोड को भी ऐड नहीं किया जाता है। क्लियर है? अगर इनको ऐड किया जाए तो कितनी हो जाएंगी? 2013। 213 और हाँ 213। जो कान की हड्डियां होती है कौन कौन सी होती हैं? एक तो मिलियस, कौन सी है? लिख लीजिएगा, मिलियस, इनकस और स्टेपिस। कौन कौन सी है? मिलियस, मिलियस, इंकस, स्टैपिस। इनकस और स्टेपिस। मैं लिख दूं यहाँ पे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। डन। ये 3 हड्डियां होती है और क्योंकि हमारे 2 कान हैं तो 3-3 हड्डियां, 3-3 बोन क्या होती है? दोनों साइड होती है। सर लेकिन यदि क्वेश्चन आया तो क्या लिखेंगे? 206 लिखेंगे या 213 लिखेंगे? 206, 206, 206। मैंने क्या बोला? ऐड नहीं किया गया है। जी ठीक है, सर सर एक टोटल डाउट बोन्स में ऐड नहीं किया गया है। सर एक डाउट है हाँ? सर, हाँ जी। एक डाउट है सर। उसको मिलाकर ही सर 206 होते हैं ना सर, कान के और हाइट को मिलाकर ही? अगर हम अभी देखेंगे जब मैं क्लासिफिकेशन एक बार करूंगा ना, क्योंकि राइट। 29 कपाल के हो गए, हाथ और पैरों के 60 120 हो गए, और स्पाइनल कार्ड 60 आपके 120 हो गए और 80 अपेंडिक और 200, अपेंडिक्स के 126 हो जाते हैं अपेंडिक्स के, जो 126 हाथ और अपेंडिकुलर के हो गए और 80 हो जाती हैं एक्सेल की। एक्सियल की 120 में जैसे कि हाथों और पैरों के 60 120 हो गए, और पेल्विक के जोन हो गए, और 2 स्कैपुला हो गया, और 2 पेल्विक के हो 2 गए। पेल्विक, ये सुनिए, 2 पेल्विक, 2 स्कैपुला और 2 कॉलर बोन, कितने हो गए? कॉलर बोन 126 हो गए, और वो 80 एक्सियल के 80 में 29 भी आते हैं जो कपाल के हैं वो, और थोरेसिक की 25 आते हैं, 26 और 25, 26 और 25 51 और फिर हमारे स्पाइनल जो कॉर्ड, वर्टिब्रा के जो आते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड के जो आते हैं 31 और 31 और उसमें 51 और 82 हो रहा है ना? 31 और 50, सॉरी 29 और ये 29 इसके कपाल के, और ये जो 25 ये तो अपने थोरेसिक के 25, 29 और 25 कितना हुआ? और 29 25 और 30 और 54, 44 होता है ना? 44 ना? 54 54। 54 और 31 वो अपना जो वर्टिब्रा है वो 31 फिर तो ज्यादा हो गया ना, 86 हो गया। 54 और 31 कितना हो गया? 85 से ऊपर जा रहा है। सर इसको एक नहीं, प्लेन 48 टेप पे काउंटिंग के साथ बता सकते हैं? कैलकुलेशन मैं 48 बताता हो हूँ, रहा है। इसमें अभी मैं क्लियर कर दूंगा। अभी सारे बोन्स एक एक करके देखते हैं। 48 हो रहा है ना सर? 48 हो रहा है वो 29, और 29 अपना स्कल का वाला, और जो अपना थोरेसिक वाला है वो 25 हुआ ना? 29 और 25 44 हो रहा है। अब 29 30 29 और 30 25 कैसे? 25 50 54 25 और 25 25 50 तो ऐसे ही हो गए। सर एक बार लिख 54 के और काउंट वो कर लीजिए सर, उसमें सही आ जाएंगे सर। चलिए मैं देखता हूँ, 26 मैं अभी वही बता अपना रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे काउंट ही करवा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर वर्टिब्रा के 26 54 और 26 80 26 देखिए होगा वही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वर्टिब्रल कॉलम जिसको कशेरुका दंड कहते हैं, इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 33, राइट। अस्थियों से जुड़कर बना होता है, राइट। और इसमें सर्वाइकल कितनी होती है? 7। सर्वाइकल की बोन्स कितनी होती है? 7। ये टोटल
33 याद रखिएगा। मैं आगे पूरा एक टेबल भी दिखा दूंगा आपको कौन सी कितनी है। क्लियर है? उसके बाद 12 सर ये कशेरुकाएं बच्चों किसमें में, सॉरी सर, बच्चों बच्चों में में अलग होती है 33 वो होते हैं और बड़ों में 26 होती है ना। वो अभी फ्यूज होगा ना, अभी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। जो 5 होती है ना वो 1 बन जाती है, 2 बनती है, ठीक है। और कॉकेक्स भी फ्यूज हो जाता है। क्लियर है? तो 26 ही होंगी। ये 33 होती है, बाद में फ्यूज हो जाती है आपस में, तो 26 हो जाती है। क्लियर है? बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन उस तरीके से भी आ जाता है कि सेक्रम की कितनी बोन्स होती हैं। अगर 5 ऑप्शन में है तो आपको फिर लगानी पड़ेगी। थोरेसिक के कितनी बोन्स होती हैं, जो कि कहाँ पे है, वक्षस्थल का पिछला वाला भाग, जस्ट पीछे, रिब केज के पीछे। उसके बाद लंबर कटी कशेरुकाएं जिसको कहते हैं, वो कमर के नीचे वाला भाग जो कमर है उसमें कितनी होती हैं, 5। फिर सेक्रल होता है, ये कटी कशेरुकाएं कहाँ है, नीचे 5 कशेरुकाएं होती है, जो युवा व्यक्ति में जुड़कर क्या होता है, 1 बन जाता है सेक्रम। 5 से कितना हो गया, 1, ये फ्यूज हो गई आपस में। फिर कॉकेक्स होती है सबसे लास्ट में, ये कशेरुका दंड में सबसे नीचे स्थित होती है, कितनी होती है, 4, जो युवा व्यक्ति में जुड़कर एक क्या बन जाता है, कॉकेक्स। 12 और 5 17, कितने हुए, 17 हो गए। 17 और 7 कितने हो गए, 24। और 25 24 और 1 एक और सेक्रम करके और 1 25 कॉकेक्स, 26। 26 होती है ना टोटल। 12 7 5 और 2, 1 सेक्रम और 1 कॉकेक्स। यहाँ पे आपकी हो गई 26 बोन्स। चल आज हम लोग यस यहीं तक रखेंगे, फिर आगे कल करेंगे। मैं एक चार्ट भी दिखा दूंगा आप लोगों को, चार्ट में वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, किसमें कितनी बोन्स है टोटल, एक्सेल में कितनी है और अपेंडिकुलर में कितनी है। क्लियर है? तो उससे फिर डाउट नहीं रहेगा। मैं इसमें ऐड भी कर दूंगा और मैं वो कर भी दूंगा इसमें, ताकि आपको इजी हो जाए, काउंट करना इजी हो जाए, अलग से काउंट ना करना पड़े। कंफ्यूजन हो जाता है सर वो हाँ कोई चार्ट बात नहीं, रहेगा मैं तो उसको अच्छे से। पूरा एक टेबल दे दूंगा, टेबल में इजी हो जाएगा, टेबल में दिक्कत नहीं होगी।